Good morning, everybody. Due to technical problems or network problems, the classes through Teachman are not possible today. Now, today I am going to revise some point, page number 238. 238 पर modernizing the economy. जापान ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया इन डिफरेंट वेज. नंबर वन, लोन फंड्स को रेज किया. नंबर वन थिंग, फंड को रेज करना. फंड रेज किया, चंदा उगाया और एग्रीकल्चरल टैक्स लगाया. इसके बाद जापान ने पहली रेलवे लाइन टोक्यो और योकोहामा पोर्ट के बीच बिछाई और 1870 और ये रेलवे लाइन 1872 इन 2 सालों में बिछाई गई. इसके बाद जो थर्ड स्टेप था मॉडर्नाइजिंग, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का, वो टेक्सटाइल मशीनरी वाज इम्पोर्टेड. यूरोप से टेक्सटाइल मशीनरी का इम्पोर्ट किया गया. चौथा पॉइंट था फॉरेन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया. टेक्नीशियंस को फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाया गया और उनको जापान ने अपने लोगों को ट्रेन करवाया उनसे, और ट्रेन करवा के उन लोगों को स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचाया ताकि जापान अपने लोगों को ट्रेन करवा सके उस लेटेस्ट उस अपडेटेड टेक्नोलॉजी से. इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है जापान ने अपने स्टूडेंट्स को एब्रॉड फॉरेन कंट्रीज पहुँचाया, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचाया उनको वहाँ की एजुकेशन से अपडेट होने के लिए, ताकि वो जापान में आके यूरोपियन कंट्रीज जैसा अपना कंट्री को बना पाए, कर पाए. इसके बाद मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. जापान ने मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया, लॉन्च किया, और कंपनीज जैसे मित्सुबिशी ये कंपनीज हैं एंड सुमिटोमो, ये 2 कंपनियाँ वर हेल्प थ्रू, इनको सब्सिडी दी गई, टैक्स छूट दी गई, टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया इन दोनों कंपनीज को. इनको प्रोग्रेसिव लाइन्स पे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, टैक्स के बेनिफिट दिए. जो बिकम मेजर शिप बिल्डर्स, ताकि ये बड़े शिप बिल्डर्स बने, क्योंकि अब तक जापान के पास शिप्स नहीं थे अपने, वो उधार से काम चलाता था. इन दोनों कंपनीज को इसने मालामाल किया सब्सिडी देकर, टैक्स में छूट देकर, और ये दोनों कंपनियां जापान के लिए शिप जहाज़ बनाने लगी, जिससे जापान के अपने जहाज़ हो गए. जापान ट्रेड वाज फ्रॉम नाउ ऑन कैरीड ऑन इन जापानी शिप. और इसी के बाद से यानी इन दोनों कंपनियों की हेड के बाद से, स्पेशल हेल्प के बाद से, जापान अपने जहाज़ों में, अपने जहाज़ के थ्रू सारे काम करता था, बिजनेस करता था. ज़ेबटसू नाम की आपने सुना है, ज़ेबटसू ये एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. ये इंडिविजुअल फैमिलीज, जो बड़े बड़े घराने थे जापान के, उन्होंने मिलकर बनाया था. ज़ेबटसू नाम से ये संगठन था, और ये कंट्री को उधार देना, पैसा देना, पूरे कंट्री की हेल्प करना जापान की. ये काफ़ी जैसे कि आपके इंडिया में बहुत से सेठ हैं, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, अडानी अंबानी है, इनके नाम जो आते हैं, ठीक है, ये सब का एक ग्रुप है. ऐसे ही ज़ेबटसू ग्रुप ने जापान की इकोनॉमी को संभाला. कब तक संभाला? टिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक जापान की इकोनॉमी को काफ़ी हाई पे ले गए, ऊपर ले गए, और बहुत कुछ की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया इन कंपनीज ने, ज़ेबटसू नाम की ऑर्गेनाइजेशन है. इसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन, धीरे धीरे जापान की पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के टाइम के साथ साथ इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई. 1872 में 35 मिलियन थी, और यही 35 मिलियन पॉपुलेशन 1920 तक, 1920 तक 55 मिलियन हो गई. ठीक है, और तो रिड्यूस, अब जापान पे पॉपुलेशन का प्रेशर आ गया, पॉपुलेशन का दबाव आ गया. तो दबाव को रिड्यूस करने के लिए जापान ने एक टैक्टिक को सोचा, और उसने माइग्रेशन को एनकरेज किया. सबसे पहले इसने नॉर्थर्न आइलैंड ऑफ होक्काइडो, जापान के जो नॉर्थ आइलैंड है, जो अपने आप में ऑटोनोमस आइलैंड है, वहाँ इसने अपने लोगों को वहाँ पर माइग्रेट किया, वहाँ पर पहुँचाया.
which had been a largely autonomous area where the Indian और ये होक्काइडो, ये जो होक्काइडो जो आइलैंड है जापान का, यहाँ के लोकल लोग एनु कहलाते हैं, AINU है ना, वो यहाँ पर रहा करते थे। और जापान ने अपनी पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा हिस्सा होक्काइडो आइलैंड में माइग्रेट कर दिया ताकि जापान पे जो पॉपुलेशन प्रेशर था वो रिड्यूस हो सके। एंड देन टू हवाई, और उसके बाद फिर जापान ने नेक्स्ट हवाई जो इसका कॉलोनी है जापान की, हवाई और ब्राज़ील, फिर वहाँ इसने अपने आदमी को पहुँचाया। एज वेल एज टू द ग्रोइंग कॉलोनियल एम्पायर ऑफ जापान, क्योंकि जापान जो था वो ग्रोइंग बढ़ता हुआ सम्राट, एक इम्पेरियल पावर बन चुका था। इसकी कॉलोनीज बन चुकी थी, हवाई, ब्राज़ील और कई ताइवान वगैरह, ये इसकी कॉलोनी बन, इसका साम्राज्य काफ़ी हद तक फैल चुका है। इसलिए ये इम्पेरियलिज्म को फॉलो कर रहा था इस पीरियड में, इस 19वीं शताब्दी में। इसके बाद कहते हैं जापान में भी देर वाज ए शिफ्ट टू टाउन्स ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्योंकि जापान में काफ़ी इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो चुकी थी, बहुत इंडस्ट्रियाँ हो चुकी थी। तो गांव के लोग अरे विलेजेस से काफ़ी लोग शिफ्ट कर गए थे टाउन्स में। लगभग 21% ऑफ सिटी में रहा जापान की पॉपुलेशन का, जापान की पॉपुलेशन का 21% जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में आकर रहने लगी थी। क्यों? इंडस्ट्री, क्योंकि ये सब वर्कर्स से काम करने वाले थे। और 1935 तक दिस फिगर, ये फिगर गिव अप, कहाँ तक बढ़ गया? 32%, मतलब 22.5 मिलियन इतनी पॉपुलेशन जापान में सिटी में हो गई। तो गाँव के लोग काफ़ी शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जापान ने अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, इंक्रेज करने के लिए सब किया। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वर्क, इसको भी मैं जल्दी से पढ़ूँगा क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। द नंबर, काफ़ी लोग है ना, नंबर ऑफ पीपल टू मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज फ्रॉम 7 lakhs 1870 में 7 लाख लोग जापान की इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग काम करते थे, और ये बढ़कर 1813 में 4 मिलियन हो गए, 40 लाख के करीब हो। मोस्ट ऑफ और इनमें से अधिकांश लोग 30-40 लाख लोगों में से जो अधिकांश जो लोग थे वर्क इन यूनिट में काम, इकाई में काम करते थे। एम्प्लॉइंग लेस देन, इकाई का मतलब 4 या 5 लोगों का ग्रुप बनाकर ये लोग काम करते थे, उनसे काम लिया जाता था। एंड यूजिंग नाइदर मशीनरी नॉर इलेक्ट्रिक, और इन 4-5 लोगों से जो यूनिट में काम करते थे, ये ना तो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते थे अपने काम करने में, और ना ही मशीनरी का है। ओवर हाफ तो इन इस 30-40 मैन्युफैक्चरिंग के लोग थे जो जापान में इंडस्ट्री में काम करते थे, लगभग इसमें से 50% जो लोग थे वो लेडीज हुआ करती थी, वीमेंस हुआ करती थी। एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज में महिलाएं हुआ करती थी 50%। एंड इट वाज इवन, और पहली मॉडर्न स्ट्राइक जो करी थी वो महिलाओं ने करी थी 1856 में, पहली स्ट्राइक करी थी। और इस स्ट्राइक का रिजल्ट ये हुआ क्योंकि लेडीज़ को 50% इस्तेमाल किया जाता था इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग काम को लेने के लिए। आफ्टर और 1900 के बाद का नंबर ऑफ मैन बिगेन टू इंक्रीज। 1900 के बाद मतलब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये जो पुरुष थे, महिलाओं के अपेक्षा जो पुरुष थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, उनका नंबर बढ़ने लगा। बट ओनली इन और 1930 के बाद से डिड मैन वर्कर बिगिन टू आउट नंबर वुमेन। और 1930 के बाद जो दशक आए उन दशकों में आउट नंबर मैन वर्कर, जो मेल वर्कर्स होते थे उनकी संख्या कहीं ज़्यादा महिलाओं की अपेक्षा देखी जा सकती है। मतलब 1920 के बाद से महिलाओं की संख्या कम हो गई और इनकी ज़्यादा हो गई। इसके बाद देखा द साइज ऑफ द फैक्ट्रीज ऑल्सो बिगिन। इसके बाद फैक्ट्री, जापान की फैक्ट्रीज का जो साइज था वो भी काफ़ी बढ़ गया। शुरू 1000 लोग काम करते थे, इसमें डिफरेंट फिगर दिए हुए हैं। और उसके बाद ये जंप कर 2000 हो गए, 1920 तक ये 2000, मतलब एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में 2000 लोग काम करते थे। एंड 4000 और 1930 के बाद से 4000 लोग काम करने लगे फैक्ट्रीज में। इस तरह से जापान में
इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ खोल के हाँ अपनी इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, काफ़ी मजबूत कर लिया। और 1940 के बाद से देर वर्क ओवर 50 और पीपल 5,50,000 मतलब 5.5 लाख वर्कशॉप, ध्यान दीजिए वर्कशॉप भी जापान ने खोल रखी थी ताकि जापान की इकोनॉमी किसी भी तरह से पीछे न रहे और कोई कसर बाकी न रहे। उसने वर्कर्स 5.5 लाख वर्कशॉप भी इसने खोल दिए, जिसमें यहाँ पर भी यूनिट सिस्टम था, मतलब 4 से 5 लोगों का ग्रुप काम किया करता था। मतलब जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर जापान ने एक एक व्यक्ति को इंडस्ट्रियाँ खोलकर वर्कशॉप खोलकर लोगों को काम पे लगा दिया था ताकि किसी भी तरह का व्यक्ति कोई भी पैसे से पीछे न रहे, सबको खुशहाल बना दिया और एक बहुत एडवांस कर दिया। तो दिस सस्टेन द फैमिली, इस तरह से जापान कहते हैं ना फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी जापान ने एस्टेब्लिश कर दी। मतलब हर फैमिली का मेंबर कमाने, जैसे आप इंडिया में पंजाब में लगभग हर व्यक्ति पुरुष को पुरुष, वहाँ जो महिलाएं हैं वो भी काम करती हैं। कितनी इंडस्ट्रियाँ में खुली हुई है आपके पंजाब में, वहाँ हर इंसान खुशहाल है। आप जाएंगे हर एक के पास ज़मीन है, हर एक की बेहतरीन पैदावार है। यही कंडीशन जापान में यहाँ पर कर दी थी। अब आता है ना लीगल। अब देखिए रैपिड, अब इसके इफेक्ट क्या हुए जब इतनी तेज़ी के साथ जापान में प्रोग्रेस हुई, जापान में इंडस्ट्री खोली गई, इतने वर्कशॉप खोले गए, तो इसका इफेक्ट हुआ एनवायरमेंट से इफेक्ट हुआ और उसमें विनाश पैदा होने लगा। ये कह रहा है कि द रैपिड, इस तेज गति से फैलने वाली इंडस्ट्री, इस अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री और नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्स, इन तीनों चीज़ों में तेज गति से फैलने वाला इंडस्ट्री है ना, और डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब ने लेड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ये इन सब चीज़ों ने जापान में एनवायरमेंटल विनाश पैदा कर दिया, मतलब बर्बादी से आई है। जैसे टिम्बर की बहुत मांग बढ़ गई। टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी, मकान बनाने में जो काम आती है टिम्बर कहलाता है। इन चीज़ों ने ये नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसमें टेनिका शोजो नाम के एक नेता सामने आते हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेता चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। ओके, इन्होंने लॉन्च द फर्स्ट एजुकेशन, इन्होंने पहला अभियान की शुरुआत की अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन 1890 शताब्दी में। 1897 में इस नेता ने, इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर ने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर उद्योग से फैलने वाला पॉल्यूशन, इसके अगेंस्ट उन्होंने एक अभियान चलाया और इन्होंने अपने साथ 800 विलेजर्स को साथ लिया है ना, और इन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें इन्होंने मांग करी गवर्नमेंट से फॉरन एक्शन लिया जाए और इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए। चलो ये तो हुआ है। अब क्या होता है कि जापान जो है वो किस लाइन्स पर ये कमाल मेजी रेस्टोरेशन के मेजी रिफॉर्म्स आए, मेजी रिफॉर्म्स है। तो हम देख रहे हैं कि जापान बहुत तेज गति से अपने आप को एशिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि जापान अपने आप को वेस्टर्न लाइन्स पर अमेरिका के इक्वल, वेस्टर्न पावर के इक्वल लाना चाहता है, ब्रिटिश यूरोपियन कंट्रीज से इक्वल लाना चाहता है। उसके लिए वो ताबड़तोड़ हेक्टिक रैंप वे के अंदर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार है, बहुत सी चीज़ों को ओवरलुक करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब इसी को लेकर हम पढ़ेंगे एग्रेसिव नेशनलिज्म। ये एग्रेसिव का मतलब मिलिट्री। अब यहाँ क्या होता है कि इस मैसेज में आप पढ़ेंगे कि मेजी रेस्टोरेशन के अंदर ये एम्परर था, है ना, जो वहाँ का सम्राट है और जो वहाँ के लोग हैं और जो वहाँ की डायरी थी जो इन्होंने बनाई है ना, और जो भी मेजी रेस्टोरेशन को लेकर आए थे, नेता लोग लेकर आए थे, उनकी डोमिनेंसी थी। उन्होंने अपनी बात को चलाया, अपने पावर को उन्होंने यूटिलाइज किया, चाहे कुछ भी हो, नॉर्मल है ना, कम वॉट में चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपने पावर को चलाया और ये कह के चलाया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वेस्टर्न लाइन के प्रोग्रेसिव
राह पर चल रहा है, यूरोपियन कंट्री जो इतने एडवांस हो चुके हैं, हम उनके पैरेलल नहीं आ पाएंगे। यही कोशिश इस पैसेज में आप करेंगे। ये एग्रेसिव आक्रामक राष्ट्रवाद, किस तरह से आक्रामक, इन्होंने यहाँ पर कह के नेवी को, मिलिट्री को बहुत पावर दे दी। इसमें जो आप पढ़ेंगे यह सुनिए, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेजी के अंडर में जो संविधान बना वह बेस वो आधारित था उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, वो वोट देने का अधिकार या अपने पावर का इस्तेमाल करने का अधिकार कह सकते हैं। ये सब सिविक थे। सिविक किस लिए? सबको नहीं दिए थे, कुछ लोगों को ये राइट इस मेजी संविधान में प्रोवाइड किए थे। एंड क्रिएटेड डाइट, और इस मेजी संविधान ने डाइट का मतलब पार्लियामेंट, जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। डाइट एक जापानी वर्ड है, सॉरी जर्मन वर्ड है, ओके। और उन्होंने पार्लियामेंट को बनाया, ठीक है, विद लिमिटेड पावर्स, और इस डाइट को लिमिटेड पावर्स दिए। पावर्स कॉमन नहीं किए, बल्कि कुछ लोगों को जो डाइट के मेंबर हुआ करते थे, जो स्पेशल मेंबर्स थे, जो मेजी रेस्टोरेशन को लेकर आए थे, उनको स्पेशल पावर दी, ओके। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ आप देखिए। द लीडर्स हु ब्रॉट, वो नेता जो डाइट के मेंबर्स थे और जिनको क्रेडिट हासिल था मेजी रेस्टोरेशन को लाने का, शोगन्स को हटाकर, वो लोग है नहीं, ब्रॉट अबाउट द इंपीरियल रेस्टोरेशन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पावर, ठीक है ना। ये अपने पावर का इस्तेमाल इन पर किसी भी तरह की लिमिटेड पावर्स नहीं थी, इनके पावर्स लिमिटेड नहीं थे, इनकी पावर्स इनफिनिट थे। और उनके लेवल तो कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पावर एंड इवन एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर। और इन लोगों ने, इन नेताओं ने, इन लीडर्स ने जब मेजी रेजोल्यूशन लेकर आए थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी एस्टेब्लिश कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बना दिया। बिटवीन 1918 और 1921, इन 2 सालों में इन्फ्लुएंस पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्म्ड कैबिनेट्स, इन 2 सालों के अंदर प्रधानमंत्री को बनाया गया। आपको मालूम, प्रधानमंत्री बनाया गया, सॉरी प्रधानमंत्री इलेक्ट किए गए, राइट। और इन्होंने फिर मंत्रिमंडल बनाया। इन प्रधानमंत्री में, क्योंकि ये आपको पता है कि जापान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट है? जापान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर लगभग डेमोक्रेसी है, और 100% तो नहीं, काफ़ी हद तक है। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म कैबिनेट, अब क्या हुआ देर आफ्टर दे लॉस्ट पावर टू, अब इसके बाद इन्होंने कैबिनेट बना लिया, मंत्रिमंडल बना लिया। इसके बाद क्या हुआ कि दे लॉस्ट पावर, ये कैबिनेट्स, इसका पावर खत्म हो गया। किसके सामने? दे लॉस्ट पावर, ये अपनी पावर को खो बैठे। तो नेशनल यूनिटी कैबिनेट के सामने, नेशनल यूनिटी कैबिनेट जो थी उसके सामने अपना पावर ये गंवा बैठे, और नेशनल यूनिटी कैबिनेट हावी हो गई, डोमिनेट हो गई। और इसमें फॉर्म एक्रॉस पार्टी लाइन्स, और इन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन जितनी पार्टियाँ थी उनको पहुँचा दी, कभी तुम इनको फॉलो करो। इस तरह से ये उसी कैबिनेट की सब्जी हो गई, और ये जो नेचुरल यूनिटी कैबिनेट से ये डोमिनेट हो गई। अब क्या हुआ साहब? एम्परर वाज द कमांडर, आपको पता है एम्परर वाज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस। शुरू से ही जो ब्यूरोक्रेसी है और जो आर्मी है वो किसके अंडर में नहीं है? एम्परर के अंडर में नहीं है, वहाँ सम्राट के अंडर में। सम्राट का डायरेक्ट कंट्रोल या एफिलिएशन रहा है फोर्सेस से, वहाँ की आर्मी से, ओके। और इसके बाद कहता है कमांडर ऑफ द फोर्सेस एंड फ्रॉम 1890 और 1890 के बाद दिस वाज इंटरप्टेड टू मी, इसका मतलब और 1990 के बाद से द आर्मी एंड द नेवी, जापान की आर्मी को, नेवी को, नेवी जल सेना, आर्मी थल सेना, इन दोनों सेनाओं को कमांडर के अंडर में है। इंडिपेंडेंस कंट्रोल, इनको इनके कंट्रोल से बाहर कर दिया गया, नेवी को हेड इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इनका कंट्रोल ऑटोनोमस हो गया। और इन 1900 और 1899 में 1899 क्या हुआ? द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर
प्राइम ऑर्डर दिया थे ओनली सर्विंग जनरल, क्या दिया कि इन दोनों के जो सेनापति हैं, मतलब सेना भारत सर्विंग जनरल एंड एडमिरल्स, ये दोनों बड़ी बड़ी पोस्ट हैं नेवी की और आर्मी की, ये दोनों ही खुद बिकम मिनिस्टर, यही इन दोनों के एडमिरल्स को और सेना के जनरल्स को ही मंत्री बनने का अधिकार होगा। इस तरह से मतलब एक तरह से सेना के आर्मी के या मिलिट्री के हाथों को मजबूत कर दिया है और उसको बहुत बढ़ावा दिया सेना को और उनको पावर लगाने लगे। दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मिलिट्री, इस तरह से मिलिट्री को इन्होंने सशक्त बना दिया, एम्पावर्ड कर दिया है। और ये एम्पावरमेंट मिलिट्री वाज कनेक्टेड विद द फियर, मतलब मिलिट्री को इतना पावरफुल बना दिया इस मिलिट्री गवर्नमेंट, इस मेजी संविधान के अंतर्गत है नहीं बना दिया कि ये वाज कनेक्टेड विद द फियर दैट द जापान वाज एट द मर्सी ऑफ द वेस्टर्न पावर, क्योंकि जापान को ये डर था, एम्पायर को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न कंट्री जो कंट्रीज है कहीं जापान उनकी कठपुतली बन जाए, कहीं उनका एट द मर्सी ऑफ द वेस्टर्न पावर, जो वेस्टर्न पावर्स हैं कहीं उनका दया का पात्र न बन जाए, कहीं कठपुतली न बन जाए जापान जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने अदर दूसरों को कॉलोनी बनाया था। इस तरह से उन्होंने क्या अपनी मिलिट्री को, नेवी को और आर्मी को दोनों को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कर दिया, उनको फुल पावर देकर। इस तरह से दिस फियर, ये जो डर था जापान को कि कहीं वेस्टर्न पावर जापान को अपनी कॉलोनी न बना ले, अरे देश में हमला, तो दिस फियर वाज यूज्ड, इसी डर को, इसी दहशत को, इसी डर को इस्तेमाल किया गया कि सारे अपोजिशन, अब जापान में अपोजिशन थे, अपोजिशन पार्टी थी, उसको खामोश किया गया कि तुम लोग चिल्लाओ मत, तुम डिबेट ना करो, अगर तुमने ऐसा किया और हमने अगर इन दोनों को पावरफुल नहीं बनाया तो वो दिन दूर नहीं, दैट इज नॉट फार ऑफ व्हेन जापान हैज बिकम कॉलोनाइज्ड in future like that of India and some other countries। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया की तरह किसी और कंट्री की तरह हमारा कंट्री भी क्या बन जाए, कॉलोनी बन जाए। तो ये डर, इस डर से अपोजिशन को शांत किया, खामोश किया, एक्सपेंशन किया, हमने मिलिट्री को इसलिए बढ़ाया और हायर टैक्सेस टू फंड द आर्म्ड फोर्सेस। और इसके बाद हम लेते हैं वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन में क्या है, वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन, इसमें आप देखिए पेज नंबर 240 में देखिए, है ना, सक्सेसिव जनरेशन का जापान की सक्सेसिव जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी थी, जो अपने आप में इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, इन बुद्धिजीवियों की इंटेलेक्चुअल की जो राय थी वो डिफरेंट थी, है डिफरेंट, इनके अलग नजरिए थे जापान को एक और जापान के रिलेशन, जापान के जो रिश्ते अदर कंट्रीज से थे, मतलब जो जापान की विदेश पॉलिसी थी उसको लेकर जापानी इंटेलेक्चुअल्स के नज़रिया अलग अलग था। कुछ इंटेलेक्चुअल्स के लिए द यूएसए इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन, कुछ ये क्या कहते हैं यूएसए और जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपनी सभ्यता के उच्च शिखर पर विराजमान है, ऐसा कहते थे लोग। टू भी जिसके प्रति जापान इंस्पायर्ड, जिससे जापान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, मतलब कि वेस्टर्न पावर है, अमेरिका है, यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, इनसे जापान हम लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, है ना। ये कहता है कि एक लीडिंग मेजी इंटेलेक्चुअल है जिनका नाम आया है फ्यूको जावा युकिची, लीडिंग मेजी इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, ये बात उन्होंने कही बाई सेइंग दैट जापान मस्ट एक्सपेंड, क्या कहा उन्होंने, फिर आगे सुझाव दिया कि जापान को एशिया से बाहर आना होगा, एक्सपेंड एशिया, मतलब एशिया की जो भी चीज़ें जापान में मौजूद हैं, जापान जिनको फॉलो करता है, अब एशिया में चाइना की आइडियोलॉजी भी जापान में चलती है, बहुत सी चीज़ें जापान में, तो उसने कहा कि जापान को एशिया से बाहर आना होगा, उनके मतलब ही मेंट दैट जापान मस्ट शेड इट्स, शेड कहते हैं छोड़ देना, उसका मतलब था कि जापान को छोड़ना पड़ेगा अपनी एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स, एशियन विशेषताएं हैं, जो भी एशियन मेरिट्स, जो भी एशियन चीज़ें जापान में ऐसी कर रही हैं उनको शेड ऑफ करना होगा, उनको हटाना होगा, उनसे बाहर आना होगा,
अगर जापान अपने आप को वेस्टर्न जो हाईएस्ट जो पावर्स हैं, जो पावर्स क्लाइमेक्स एपेक्स के ऊपर है, चोटी पर है, अगर उनके बराबर बनाना चाहता है, वेस्ट की तरह बनाना चाहता है, तो एशियन कैरेक्टर्स को उसको शेड आउट करना होगा। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। और मैं समझता हूँ आपको काफ़ी हद तक बात समझ में आएगी और कल को फिर अपन ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू।